Assalamu alaikum everyone. Today I'm here with another very interesting series. As you can see, Dawn editorial analysis. काफ़ी सारे लोग का ये ख्याल होता है कि यार हम इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें विद रीडिंग न्यूज़पेपर्स. तो उसके लिए आई कम अप विद दिस सीरीज़ जिसके अंदर आई ट्राई टू मेक एडिटोरियल के ऊपर एनालिसिस जिसमें हम देखेंगे उसकी वोकेबलरी, जितने भी मुश्किल वर्ड्स यूज़ हुए हुए हों. हमने उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह अलॉन्ग विद दैट कोई ईडियम्स फ्रेजेस जो भी रिटन एक्सप्रेशन के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी भी हम यहाँ पे डाइसेक्ट करेंगे द होल एडिटोरियल. और फिर हम विल ऑल्सो रीड द एडिटोरियल जो पूरा आर्टिकल होगा इन डिटेल, ताकि हमें उसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज एज अ होल वो हम लोग को समझ आ जाए. सो विदाउट फर्दर अडू we'll start today's 20th May's एक एडिटोरियल फ्रॉम डॉन जो कि वीट क्रैश के ऊपर था. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have a look at the difficult words जो उस आर्टिकल के अंदर, उस एडिटोरियल के अंदर आए हुए थे ताकि वो हमें क्लियर हो जाए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ड इज़ डिप्लोरेबल. राइट. सो डिप्लोरेबल क्या चीज़ होती है? डिप्लोरेबल निकला हुआ है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव. सिंस यहाँ पे आपको एंड पे ये एबल नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ एन एडजेक्टिव. राइट. ये किस तरह का एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है? एक आपने लफ्ज़ शायद सुना हुआ हो, शायद ना सुना हो, तो अपने पास नोट कर लें. डिप्लोर. राइट. डिप्लोर किसको कहते हैं? डिप्लोर कहते हैं किसी चीज़ के बारे में अपनी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस करना, कंडेम करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को मुज़ाहिमत करना किसी चीज़ की. राइट. सो उस ये डिप्लोर एक वर्ब होता है और उसका जो एडजेक्टिव है दैट इज़ डिप्लोरेबल. राइट. इसके कुछ सिनोनिम्स भी देखते हैं. डिप्लोरेबल का क्या मतलब हुआ? समथिंग दैट डिजर्व स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन, शॉकिंगली बैड इन क्वालिटी. राइट. इसके लिए कुछ सिनोनिम्स भी देखते हैं. सो वी हैव शेमफुल, डिस्ग्रेसफुल, अपॉलिंग. इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो नोट डाउन अनदर वर्ड एबहर. एबहर का भी मतलब होता है डिप्लोर की तरह का ही. राइट. और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होता है एबहरेंट. राइट. सो एबहरेंट इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ डिप्लोरेबल. ठीक हो गया. इसी तरह से एंटोनिम्स देखते हैं. एडमायरेबल, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है. कमेंडेबल. राइट. जो चीज़ जिसकी तारीफ़ की जाए. एंड देन प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ़ की जाती है. राइट. जो तारीफ़ के लायक होता है. नाउ कमेंडेबल एक लफ्ज़ है, कमेंडेबल. राइट. और एक हमारे पास वर्ड होता है कंडेमेबल. राइट. कमेंडेबल. कमेंडेबल का क्या मतलब होता है? कमेंट से निकला हुआ है. कमेंट. कमेंट किसको कहते हैं? तारीफ़ करने को. राइट. और कंडेमेबल किसको कहते हैं? कंडेमेबल कहते हैं जो चीज़ डिप्लोरेबल होती है. राइट. सो ये एक और आपके पास एक सिनोनिम आ गया ऑफ डिप्लोरेबल. ठीक हो गया. नेक्स्ट वी हैव अनदर वर्ड, लर्च. लर्च ये किसको कहते हैं? ये किसी चीज़ को अचानक से अब्रप्ट मूवमेंट होती है और उसकी वजह से जब कोई शॉक मिलता है किसी को, किसी चीज़ को. राइट. टू लीव समवन या समथिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देना. अब्रप्ट कोई चेंजेस आ जाए, उसकी वजह से कोई कश्मकश में मुब्तला हो जाए, उसके लिए वी हैव दिस वर्ड लर्च. सिनोनिम्स देखते हैं. जॉल्ट. जॉल्ट पीसी को कहते हैं झटका लगने को. शॉक, डिस्मे. डिस्मे कहते हैं अचानक से एक डिप्रेशन वाली फीलिंग के अंदर चले जाने को. राइट. एंड देन एंटोनिम्स, स्टेबिलिटी, स्मूथनेस, ग्रेजुअल. राइट. कि जो चीज़ लर्च कहते हैं कि किसी चीज़ को अचानक से कोई चेंजेस ला के उसको किसी को कश्मकश में मुब्तला कर देना. इसका एक सेंटेंस यूजेज देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए बिल्कुल. द सडन क्लोजर ऑफ द कंपनी लेफ्ट इट्स कंपनी इट्स एम्प्लॉयज़ इन अ लर्च विदाउट एनी सेवरेंस पे. सेवरेंस किसको कहते हैं? ये भी एक वर्ड नोट डाउन कर लो. सेवरेंस पे, सेवरेंस कहते हैं जब कोई कंपनी किसी को ले ऑफ करती है. ले ऑफ किसको कहते हैं? किसी को अनएम्प्लॉय, किसी को जॉब से फारिग कर देना. राइट. किसी को जब जॉब से कंपनी निकालती है उसको सेवरेंस पे देती है. राइट. सो सेवरेंस कॉम्पनसेशन होती है. बेसिकली कॉम्पनसेशन होती है कि आपकी जॉब चली गई है बट हियर इज़ अ कॉम्पनसेशन, आप थोड़े से पैसे ले लो. आपने अक्सर सुना होगा गोल्डन हैंड शेक होता है बैंक्स वगैरह में. राइट. सो दिस इज़ अबाउट लर्च. The next word that we have in the article is excesses. Right. Excesses basically किसको कहते हैं? Actions or behavior that are considered excessive or extreme. Basically इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादतियाँ. Right. ज़्यादतियाँ. जो इंसान लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करता है उसको हम कहते हैं excesses.
ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसका। एक्सट्रीम्स, ओवर इंडल्जेंसेस, इमॉडरेटनेस। इमॉडरेटनेस भी इसी का वो है कि किसी के साथ एक्सट्रीम के ऊपर कोई अमल हो जाए तो उसको इमॉडरेटनेस कहते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं, मॉडरेशन, रिस्ट्रेंट, फेयरनेस। ऑल ऑफ दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड एक्सेसेस। ठीक हो गया। यूजेज देखते हैं इसका। द पुलिस वर क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर एक्सेसेस। Excesses, once again, zyatiyan during the protests that using unnecessary force against peaceful demonstrators. ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले वर्ड के ऊपर, विच इज ट्रेडेबल। राइट, ट्रेडेबल ट्रेड से निकला हुआ है। दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ट्रेड, ट्रेड, ट्रेड किसको कहते हैं? जो चीज़ आपकी खरीदो फरोख्त जिस चीज़ की हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडेबल। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम्स हैं। मार्केटेबल, once again, खरीदो फरोख्त। सेलेबल, वेंडेबल। राइट, so all of these are the synonyms of tradable. And then we have antonyms, which is unsaleable, non-marketable, unvendable. Right, it's very very easy. जो यहाँ पे synonyms थे उनको हमने negative बना दिया, and that's about it. राइट, एंड देन वी हैव सेंटेंस यूजेज। सेंटेंस के अंदर देखते हैं, वहाँ से हमें ज़्यादा बेहतर कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। द कंपनीज स्टॉक्स वर हाईली ट्रेडेबल, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। राइट, अगला हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज़ प्लाइट। प्लाइट किसको कहते हैं? प्लाइट कहते हैं किसी की आफत, आफत या मुसीबत। राइट, मुसीबत, ठीक है, मुसीबत के लिए, आफत के लिए, प्लाइट बुरे हालात के लिए, अ डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सिनोनिम्स, वी हैव प्रेडिकेमेंट, वी ऑल्सो हैव ट्रबल, क्वांड्री। राइट, ये जब जो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला सेशन हुआ था उसमें भी दिस वर्ड केम अप। ये आपका एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पे प्रेडिकेमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। प्रेडिकेमेंट किसको कहते हैं? कोई चीज़, कोई बंदा कश्मकश में हो, वो सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेडिकेमेंट कहते हैं। ट्रबल, क्वांड्री, क्वांड्री वंस अगेन ये भी आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है बहुत मरतबा, सो इसको भी नोट कर लो। एक और यहाँ पे आपको एक फ्रेज़ बताता हूँ, वो फ्रेज़ होती है इन डायर स्ट्रेट्स। ठीक है, ये भी आपने अक्सर बुक्स वगैरह में देखा होगा। सो इन डायर स्ट्रेट्स भी किसको कहते हैं? कि जब कोई बंदा मुसीबत में होता है। राइट, उसके लिए हम ये फ्रेज़ भी यूज़ करते हैं दैट somebody was in dire straits because of the inflation. Right, so in dire straits का भी मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली पोजीशन में हो। ठीक हो गया। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। फॉर्चून, फॉर्टुइटी, एंड देन वी हैव एडवांटेज। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम, इस प्लाइट का मतलब मुसीबत, आफत। In dire straits is another phrase that you can use instead of plight. और इसका एक सेंटेंस यूजेज भी देखते हैं। So we must direct our efforts towards relieving the plight of children living in poverty. Right everyone? चलो अब हम चलते हैं आगे कि आगे हमारे पास एक और वर्ड है। once again this is a very very important word for your exam, exacerbate. एग्जैसरबेट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ पहले ही ख़राब होती है ना और आप उसके साथ कुछ ऐसा कर दें तो कि उसकी सिचुएशन और मज़ीद ख़राब हो जाए। राइट, उसको हम कहते हैं एग्जैसरबेट। इसको वो देखते हैं, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एग्रेवेट, एग्रेवेट निकला हुआ है किस चीज़ से? इसके अंदर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, ग्रेव। एग्रेवेट, ठीक है, ग्रेव। ग्रेव किसको कहते हैं? ग्रेव कहते हैं बहुत ही सीरियस को यार, जो बहुत सीरियस हो, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइप का हो। अ ग्रेव सिचुएशन, ग्रेव सिचुएशन का क्या मतलब? कि बहुत सीरियस और बहुत गंभीर मसला है यहाँ पे। राइट, सो एग्रेवेट वही कि किसी चीज़ को मज़ीद ख़राब कर देना। डिटीरियोरेट, राइट, एंड देन वी हैव वर्सन। ठीक हो गया। देन वी हैव द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसके क्या होते हैं? किसी चीज़ की हालत को बेहतर बना देना, एलिविएट। राइट, किसी के पेन को कम कर देना, किसी की मुसीबत को कम कर, एलिविएट। मिटिगेट, रिलीव। आपने अक्सर सुना होगा रिलीव, पेन किलर, पेन रिलीव, द पेन किलर रिलीव्ड माई पेन। राइट, सो वो यही चीज़ है। एंड देन सेंटेंस यूजेज, हिज रूड बिहेवियर एग्जैसरबेटेड द नेगोशिएशन।
ठीक है, तो रूड बिहेवियर की वजह से वो निगोशिएशन पहले ही नहीं हो रही थी और फिर जो है उसने वहाँ पे चौड़ा भी हो रहा था, राइट, सो वो एग्जैसरबेट कर दिया उसने निगोशिएशन के प्रोसेस को. नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड जो कि इस आर्टिकल में यूज़ हुआ हुआ है, दैट इज़ बम्पर हार्वेस्ट. बम्पर हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? हर साल आपने देखा होगा जो देही इलाकों से जो जो लोग बिलोंग करते हैं ना, तो कभी एक गन्ने की एक फसल आती है जो बहुत प्रॉफिटेबल हो, राइट. कभी कभार आपने देखा होगा गंदम में, कभी सो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, उसमें एक एक साइकिल आता है जिसमें एक बम्पर हार्वेस्ट निकल आती है, राइट. और बम्पर हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे जब वो हार्वेस्ट होता है तो उस पर या तो रेट बहुत ज़्यादा लग जाता है या उसकी यील्ड इतनी ज़्यादा आ जाती है कि जो फार्मर होता है वो खुशपाश हो जाता है, राइट. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अबंडेंट हार्वेस्ट, राइट. इसके लिए अगर सिनोनिम्स देखें, प्लेंटीफुल क्रॉप, रिच यील्ड, पुअर हार्वेस्ट, स्कैंट. स्कैंट किसको कहते हैं? स्कैंट कहते हैं किल्लत को, राइट. जो चीज़ कलील हो, जो चीज़ बहुत ही कम हो, राइट, कम. स्कैंट, स्कैंट रिसोर्सेज, स्कैंट क्रॉप. स्पार्स यील्ड, स्पार्स भी इसी को कहते हैं जो कि बहुत नॉमिनल हो, ठीक है. सेंटेंस यूजेज देखते हैं इसका. द फार्मर्स सेलिब्रेटेड अ बम्पर हार्वेस्ट दिस ईयर विथ फील्ड्स ओवरफ्लोइंग विथ कॉर्न एंड व्हीट. ठीक है. बाय द वे इस साल यही इस पूरे एडिटोरियल का जो मुद्दा है वो यही है कि इस साल जो वीट की हार्वेस्ट थी उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आए, गवर्नमेंट ने उनको कैसे टैकल किया और क्या मसले मसाइल थे, उसी के बारे में बात होगी. ठीक हो गया. देन वी हैव सम ईडियम्स, ईडियमेटिक एक्सप्रेशंस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, वो भी देख लेते हैं जो कि इसी आर्टिकल में यूज़ हुए हुए. स्टे आउट ऑफ द मार्केट. स्टे आउट ऑफ द मार्केट क्या मतलब है कि व्हेन यू स्टे आउट ऑफ द मार्केट दैट मीन्स कि आप you're out of the business, right? You're out of the business. You're not participating or intervening in a market or a situation, right? Stay out of the market. इसके बजाय आप ये भी कह सकते हैं stay out of the business, right? Stay out of, so whatever it is, whenever you stay out of something that means कि you're not basically interfering, आप उस चीज़ को avoid कर रहे हो, ठीक है. देन सेंटेंस के अंदर इसका यूज़ देखते हैं. हाउ डू वी यूज़ स्टे आउट ऑफ द मार्केट या स्टेइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ सेंटेंस. द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट led to a sharp decline in prices, right? जो अगला हमारे पास ईडियमेटिक फ्रेजेस जो यूज हुए हुए, मेक क्विक बक्स. बक्स किसको कहते हैं? बक्स जो अमेरिकन इंग्लिश है ना, उसमें बक्स कहते हैं डॉलर्स को, राइट. डॉलर्स, ठीक है. सो मेक क्विक बक्स. क्विक बक्स का क्या मतलब होगा? जो जल्दी जो आपको रिटर्न दे, जो आपको जल्दी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे पैसे दे. टू अर्न मनी क्विकली एंड ईजिली, जो आपको जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. वो आपने सुना होगा ना, ये फ्रेज आपने सुनी होगी, गेट रिच क्विक, है ना. गेट रिच क्विक, आजकल सब लोग यही चाहते हैं, गेट रिच क्विक, मेहनत किए बगैर वो हो जाए. सो मेक क्विक बक्स का भी यही मतलब होता है. सो सेंटेंस के अंदर देखते हैं, सम ट्रेडर्स मेड क्विक बक्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स ड्यूरिंग द क्राइसिस. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास ये एक गुड्स एक वर्ड आया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. एक आपका होता है गुड, राइट. गुड आपका होता है एक एडजेक्टिव, जैसे हमने कहा ये ही इज़ अ गुड बॉय, राइट. इसी तरह से जब आपका गुड्स यूज होता है ना, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स ये हमेशा एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है साजो सामान, राइट. साजो सामान, जैसे हम कहते हैं ना, द गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माई ऑफिस टू हिज ऑफिस, राइट. कि वो जो सारी चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट कर दी गई हैं. सो चीज़ों को के लिए हम लोग, और इसका सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल ही होता है, राइट. सो गुड्स when it's used as a noun it is always supposed to be plural. ठीक हो गया. एडजेक्टिव के तौर पे तो ऑफ कोर्स इट्स सिंगुलर हमेशा, ही इज अ गुड बॉय, दीज आर गुड बुक्स, ठीक है. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव, पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी. पिन किसको कहते हैं? जब आप किसी चीज़ को पिन करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा मैसेज को पिन कर देते हैं. सो पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी के ऊपर पिन कर देना, उसके ऊपर असाइन कर देना, राइट. असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी यूज होता है, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी, ठीक है. पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. द कमिटी वॉज टास्क्ड
to pin the responsibility for the financial irregularities on the former CEO. ठीक हो गया? Then we have sweep under the carpet. Sweep under the carpet, इसके साथ नोट डाउन कर लो, एक और भी होता है आपका idiom brush under the carpet. ठीक है? और एक और भी होता है brush under the carpet, और एक और भी होता है आपका sweep under the rug. राइट ये भी बिल्कुल इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म है, स्वीप अंडर द रग. रग भी कहते हैं कालीन को, कारपेट के छोटे से हिस्से को, सो उसको रग कहते हैं. तो ये तीनों आप नोट डाउन कर लो अपने पास. और इसका मतलब क्या होता है, आप जब कालीन के नीचे कोई चीज़ वो करते हैं, स्वीप करते हैं, झाड़ू लगाते हुए उसको वो कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम द पीपल, के लोग उसको ना देख सकें, ना ऑब्जर्व कर सकें. वो अक्सर आपने देखा होगा, वो सफाई करने वाला जो होता है, वो जो सारा गंद होता है वो अक्सर कारपेट के नीचे कर देगा, यार बस मेरे सर से काम उतरे, है ना. तो व्हेन समथिंग एम्बैरेसिंग और डैमेजिंग, राइट, कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते, आप उसको बेसिकली यू स्वीप इट अंडर द कारपेट, ताकि लोग उसको ना देख सकें. द कंपनी ट्राइड टू स्वीप द अकाउंटिंग एरर sweep the accounting error due under the carpet, hoping no one would notice. Right? So उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई financial embezzlement, accounting error, financial embezzlement, एक और लफ्ज़ भी नोट कर लो अपने पास. embezzlement किसको कहते हैं? embezzlement कहते हैं fraud को, right? fraud, जो पैसे का हेरा फेरी होती है उसको embezzlement कहते हैं. corruption, fraud, right? embezzlement. तो उन्होंने उसको अंडर द कारपेट स्वीप कर दिया. ठीक हो गया. देन वी हैव होल्ड अ थॉरो इंक्वायरी. दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द आर्टिकल. तो इसका यूज भी हम लोग समझ लेते हैं. होल्ड अ थॉरो इंक्वायरी. थॉरो किसको कहते हैं? थॉरो कहते हैं इन डिटेल जो चीज़ होती है, राइट. डिटेल, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि यू हैव टू रीड द आर्टिकल थॉरोली, राइट, तो उसको तुमने बहुत डिटेल से पढ़ना होगा. सो होल्ड अ थॉरो इंक्वायरी का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की बहुत डिटेल से किसी की इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज़ की एग्जामिनेशन करना. तो उसके लिए हम लोग फ्रेज यूज़ करते हैं होल्ड अ थॉरो इंक्वायरी. द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू होल्ड अ थॉरो इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन विद इन द मिनिस्ट्री. ठीक हो गया. सो वी हैव दीज. देन वी हैव अनदर वन जो कि हमारा एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग या समबडी, राइट. एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग या समबडी का क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं और उसके बदले में किसी का नुकसान हो जाए, कोई चीज़ आपकी ज़ाया हो जाए इन एक्सचेंज फॉर समथिंग बैड, कोई आप काम कर रहे हैं, उस गलत काम के बदले में किसी बंदे को किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, उसके लिए हम लोग फ्रेज करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग. सेंटेंस के अंदर इसका यूजेज देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा. विक्ट्री इन द वॉर वॉज अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेट ह्यूमन सफरिंग. ठीक है, तो विक्ट्री तो होगी, बट किसकी कॉस्ट के ऊपर? कॉस्ट थी लोग की, इंसानों की जानों की, राइट. सो एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेट ह्यूमन सफरिंग. इसके साथ साथ एक और ईडियम भी आप लोग नोट कर लो, बिकॉज अक्सर लोग उसमें शायद कंफ्यूज होंगे. वो है आपका एट द एक्सपेंस ऑफ समबडी, राइट. एट द एक्सपेंस ऑफ समबडी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको कहता हूँ एक्सपेंस ऑफ समबडी, उसका मतलब बिल्कुल भी ये इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होते. इसका मतलब सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी इनको इंटरचेंजेबली यूज़ ना कर लेना, ठीक है. सो इसका मतलब होता है किसी के ऊपर जोक्स बनाना और किसी को थोड़ा सा एम्बैरस करना, राइट. वो होता नहीं है, अक्सर एक ग्रुप के अंदर दोस्त बैठे होते हैं, तो वो एक बेचारा जो होता है या बेचारी जो होती है उसके ऊपर सारे दावा बोल देते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ हर. सो वुड यू स्टॉप मेकिंग जोक्स एट हर एक्सपेंस, राइट, कि उस बेचारी के ऊपर तुम लोग जो जोक्स बना रहे हो, वुड यू स्टॉप दैट. ठीक है. सो एट द एक्सपेंस ऑफ समबडी एंड एट द कॉस्ट ऑफ समबडी और समथिंग, दोनों के अंदर डिफरेंस है. वो डिफरेंस आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. और एक और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रिंग समथिंग टू एन एंड. ब्रिंग समथिंग टू एन एंड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू
फाइनली कंक्लूड समथिंग या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, कंप्लीट कर देना, उसको उसके लिए हम लोग जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं ब्रिंग समथिंग टू एन एंड इज़ द फ्रेज़। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी देख लो, ही रैन आउट ऑफ टाइम। वो रैन आउट ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है कि उसके पास टाइम की किल्लत थी, सो ही ब्रॉट द इंटरव्यू टू एन एंड, राइट। सो ब्रिंग समथिंग टू एन एंड कि उसने जल्दी जल्दी उसको वाइंड अप किया, उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब हम ये आर्टिकल के ऊपर आते हैं जो कि आपका था व्हीट प्राइस क्रैश। आप लोग ने सुना हुआ होगा अभी रिसेंट जो थोड़ा सा फियास्को हुआ है व्हीट प्राइस का, फार्मर्स ने भी उस पर बहुत ज़्यादा वो किया है, प्रोटेस्ट्स किए हैं। सो उसके ऊपर ये डॉन का एडिटोरियल है। यू कैन पॉज दिस व्हाइल यू गो थ्रू दिस आर्टिकल। इसको पॉज कर लेना, पढ़ लेना, हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन टू पंजाब स्मॉल होल्डर व्हीट ग्रोअर्स। स्मॉल होल्डर व्हीट ग्रोअर्स का क्या मतलब है? वो जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिनका छोटा रकबा होता है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं स्मॉल होल्डर। स्मॉल होल्डर व्हीट ग्रोअर्स बाय स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट अमिड क्रैशिंग प्राइसेस इज डिप्लोरेबल, राइट। अब यहाँ पे ये डिप्लोरेबल आपका यूज़ हुआ है और ये कहना क्या चाह रहा है कि यार गवर्नमेंट ने जो किया है, व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन टू पंजाब के स्मॉल होल्डर व्हीट ग्रोअर्स बाय स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट अमिड क्रैशिंग प्राइसेस इज डिप्लोरेबल। के जो गवर्नमेंट ने किया कि वो मार्केट से उसने अपने आप को दूर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट परचेज करती है ना व्हीट, जो फार्मर्स होते हैं, तो उसने वो डिप्लोरेबल है, बहुत ही काबिल मज़म्मत एक एक्ट है जो कि गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप टू मिडलमैन एट थ्रो अवे प्राइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स की जो एक बहुत बड़ी तादाद थी, दे वर फोर्स्ड, वो फोर्स्ड थे, उनको कोई उनके पास और रास्ता नहीं था टू सेल देयर क्रॉप, कि वो अपनी जो फसल थी उसको मिडलमैन किसको कहते हैं? मिडलमैन कहते हैं आड़ती को, राइट। वो जो बीच में नहीं होते कि एक तो फार्मर है, एक दुकानदार है, उसके बीच में आड़ती होते हैं, राइट। सो आड़त का जो काम होता है उसको हम कहते हैं मिडलमैन एट थ्रो अवे प्राइसेस। थ्रो अवे प्राइसेस किसको कहते हैं? थ्रो अवे बेसिकली कहते हैं, आपने देखा हुआ होगा कि अक्सर लोग कपड़े पहन के कुछ यूज़ करके उसको थ्रो अवे कर देते हैं, राइट। सो थ्रो अवे प्राइसेस का भी मतलब ये है कि बिल्कुल कोड़े दामों, या क्या कहते हैं उसको उर्दू में, बिल्कुल छोटे दामों में उस किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। When some protested against the government for leaving them in the lurch, you see, leaving them in the lurch, हमने क्या कहा था? लर्च का क्या मतलब होता है? जब किसी को आप झटके में छोड़ देते हैं, किसी को अचानक किसी शॉक में छोड़ देते हैं। So when some protested against the government for leaving them in the lurch, they were beaten by the police and detained, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि जब कुछ लोग ने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उनको इस बुरी सिचुएशन में, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ने के लिए दे वर बीटन, उनको मारा गया बाय पुलिस एंड डिटेन्ड का क्या मतलब होता है? उनको अरेस्ट कर लिया, राइट। कि क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? अगला आ जाता है, देयर प्लाइट वॉज फाइनली वॉइस्ड। यू सी, हमने ये वर्ड सारे डिस्कस किए, अब आपको शायद थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। देयर प्लाइट वॉज फाइनली वॉइस्ड बाय सम लॉ मेकर्स इन द नेशनल असेंबली। रिसेंटली उनकी जो मुसीबत थी उसके बारे में कुछ लोगों ने वॉज फाइनली वॉइस्ड का मतलब क्या होता है? आवाज़ उठाना, राइट। वॉज फाइनली वॉइस्ड बाय सम लॉ मेकर्स, कुछ लॉ मेकर्स ने उसके बारे में नेशनल असेंबली के अंदर रिसेंटली आवाज़ उठाई, विद पीपीपी चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी कॉलिंग इट इकोनॉमिक मर्डर, राइट। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको कॉल किया इकोनॉमिक मर्डर ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, last Thursday, lawmakers from both the Treasury and the opposition raised the issue of arrest of farmers. तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि last Thursday क्या हुआ? Lawmakers from both the government and opposition और government दोनों से lawmakers जो आपके parliamentarians थे, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। Opposition raised the issue of the arrest of the फार्मर्स। आगे देखते हैं, इसको आप लोग पॉज कर लेना, इसको देख लेना क्विकली, इसको स्किम कर लेना।
सो पीपीपीज शाजिया मरी अर्ज द गवर्नमेंट, अर्ज किसको कहते हैं, अर्ज कहते हैं रिक्वेस्ट करने को, ठीक है, या आस्क द गवर्नमेंट, राइट, कि उसने शाजिया मरी ने उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट के उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। किन की डिमांड्स को, प्रोटेस्टिंग ग्रोअर्स को। अब ये प्रोटेस्टिंग क्या है यहाँ पे, प्रोटेस्टिंग यहाँ पे है एक एडजेक्टिव है, आपको लग रहा होगा कि ये तो वर्ब है, बट ये ग्रोअर्स, ये फार्मर्स का ये मॉडिफाई कर रहे हैं, सो दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। वाइल कॉलिंग फॉर एक्सेसेस अगेंस्ट देम, ये वाइल कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है किसी भी अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना, किसी भी अथॉरिटी के एक्शन को रिक्वेस्ट करना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं द फ्रेजल वर्ब कॉल फॉर। वाइल कॉलिंग फॉर एक्सेसेस अगेंस्ट देम टू बी ब्रॉट टू एन एंड, ब्रॉट टू एन एंड, यू सी इसके ये जो इनके खिलाफ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो उन्होंने कॉल फॉर किया अगेंस्ट के इन एट्रोसिटीज़ को, एट्रोसिटीज़ किसको कहते हैं, एट्रोसिटीज़ भी ज़्यादती के लिए ही यूज़ होता है, एक्सेसेस, एट्रोसिटीज़। फिर आगे, पीटीआई's Amir Dogar pointed out that it was for the first time in the country's history that the government had refused to purchase wheat from farmers। वो कहते हैं कि यार ये आमिर डोगर ने पॉइंट आउट किया कि, पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई किया कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है इन द कंट्रीज हिस्ट्री, कंट्री का जो माजी है उसके अंदर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया, किस चीज़ को, रिफ्यूज़ टू परचेज, दिस इज़ एन इन्फिनेटिव जो कि यूज़ हुआ है, रिफ्यूज़ टू परचेज व्हीट फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है। Then we have the next part, the Pakistan Kisan Ittihad, a body representing small to medium-sized farmers across Punjab, claims that wheat farmers had lost 1.1 trillion rupees due to a steep drop in grain prices as they were compelled to sell their harvest at around 3,000 per 40 kg or even less, ठीक है। अब ये जुमला बहुत ही आपको लंबा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हुई हैं। ये आपको कॉमा नज़र आ रहा होगा और ये आपको कॉमा नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली पाकिस्तान के किसान इत्तेहाद काउंसिल के लिए ये एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये क्या है, दिस इज़ अ बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स स्मॉल टू मीडियम साइज जो फार्मर्स होते हैं फ्रॉम अक्रॉस पंजाब, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान इत्तेहाद काउंसिल। एंड देन वी हैव क्लेम्स। अब ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट था और ये इसका वर्ब आ गया है। वो क्या क्लेम करते हैं, क्लेम्स दैट व्हीट फार्मर्स हैड लॉस्ट, कि उन्होंने इतना बड़ा लॉस किया इन ग्रेन प्राइसेस एज दे वर कंपेल्ड टू सेल देयर हार्वेस्ट एट अराउंड ₹3,000 पर 40 kg, के 3,000 रुपये पे उनको कंपेल किया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी जो क्रॉप है उसको बेच डालें, ठीक है, 3,000 पर 40 kg और इवन लेस, या उससे भी कम पे, और इवन लेस, विच इज़ फार बिलो 3,900, विच इज़ फार बिलो का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम है, जो कि उनसे प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, 3,900 का प्रॉमिस किया गया था, जो कि उन्होंने सेल किया फॉर 3,000 और इवन लेस देन दैट, ठीक है। इंडीड द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव परचेज द इंटायर ट्रेडेबल सरप्लस ऑफ 10 million tons दिस ईयर, के गवर्नमेंट, असल में प्रॉब्लम क्या थी, इंडीड द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव परचेज्ड द इंटायर ट्रेडेबल सरप्लस ऑफ 10 million tons दिस ईयर। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि वो जितना भी सरप्लस था, जितना भी इजाफी एक मिकदार थी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, जो इजाफी सरप्लस कहते हैं, इजाफी जो मिकदार थी 10 million tons दिस ईयर, वो गवर्नमेंट नहीं परचेज कर सकती थी। हाउएवर इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट वुड हैव केप्ट प्राइसेस फ्रॉम क्रैशिंग। वो क्या कह रहा है अब कि हाउएवर इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट, पिछले सेंटेंस पे उसने कहा कि यार गवर्नमेंट नहीं परचेज कर सकती थी बस, बट यहाँ पे उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती तो वो हेल्प करती कि ये प्राइसेस जो क्रैश हुई वो क्रैश ना होती, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, वंस अगेन यू कैन पॉज इट, यू कैन क्विकली स्किम थ्रू इट। पंजाब्स फार्मर्स आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, के उन बेचारों को वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, एग्जैसरबेटेड मुश्किल वक्त है और मज़ीद उसको वो ख़राब हो गए उनके हालात, बाय व्हाट, बाय पॉलिसी फेलियर। पॉलिसी, जो पॉलिसी लॉ मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं उसकी वजह से, वो फेल होने की वजह से, दे हैव
their situation is exacerbated, and the import of over 3.4 million tons of wheat shortly before the bumper harvest on the direction of the caretaker government. अब ये क्या कह रहा है कि उनकी सिचुएशन एग्जैसरबेट हुई, कैसे हुई? बाय पॉलिसी फेलियर, नंबर वन. नंबर टू, किस चीज़ से? द इम्पोर्ट ऑफ ओवर 3.4 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट. दो चीज़ें उसने बताई. एक उसने कहा कि पॉलिसी फेलियर, और दूसरा उसने कहा कि इम्पोर्ट ऑफ 3.5 मिलियन टन्स व्हीट का, गंदम का उन्होंने इंपोर्ट कर लिया. कब? शॉर्टली बिफोर द बम्पर हार्वेस्ट. कि ये जब बम्पर हार्वेस्ट आनी थी, बहुत बड़ी एक यील्ड आनी थी, बहुत बड़ी एक लोगों ने, किसानों ने काश्त की हुई थी, उसके आने से बिल्कुल पहले ही केयर टेकर गवर्नमेंट ने 3.4 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट इंपोर्ट कर ली थी. ठीक है. द इम्पोर्ट्स हैड फैसिलिटेटेड ट्रेडर्स. इम्पोर्ट्स ने क्या किया? इम्पोर्ट्स ऑफ व्हीट ने क्या किया? उसने फैसिलिटेट किया. फैसिलिटेट मतलब हेल्प किया, सपोर्ट किया ट्रेडर्स को जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे व्हीट की, कमोडिटीज़ की, टू मेक क्विक बक्स. यू सी, टू मेक क्विक बक्स, कि उन्होंने उस मौके का, इम्पोर्ट का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जल्दी जो है कुछ पैसे जोड़ के पैसे कमा लिए एट द कॉस्ट ऑफ, ये भी हमने देखा था, किसकी कॉस्ट के ऊपर? एट द कॉस्ट ऑफ बोथ फार्मर्स एंड अर्बन कंज्यूमर्स. फार्मर्स भी जिनको रेट कम मिला, और अर्बन कंज्यूमर्स जो कि शहरों के अंदर जो कंज्यूम करते हैं, जिनको रोटी, कपड़ा, मकान और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हु पेड हायर प्राइसेस फॉर लो क्वालिटी इम्पोर्टेड वीट. कि वो वीट जो थी वो चूँकि लो क्वालिटी थी, इंपोर्ट जो की गई थी, लेकिन उसके ऊपर हायर प्राइसेस दी गई क्योंकि वो महंगी इंपोर्ट की गई थी बिफोर दी बम्पर हार्वेस्ट. आगे देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वॉज क्विक टू सेट अप अ प्रोब कमेटी. प्रोब किसको कहते हैं? प्रोब कहते हैं इन्वेस्टिगेट को. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर वॉज क्विक, उन्होंने जल्दी से सेटअप किया. ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं सेटअप करना. सेटअप अ प्रोब कमेटी टू पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू सी, ये भी हमने देखा था. पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन टू इम्पोर्ट एट अ टाइम व्हेन द कंट्री हैड एडिकेट स्टॉक्स. एडिकेट कहते हैं काफ़ी जो तसल्ली बख्श एक स्टॉक्स पड़े हुए थे मुल्क के अंदर,